नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। हमारे देश में जब लोगों की आपस में लड़ाई होती है जमीन, जायदाद, घर या किसी और बात पर भी, जब मामला हद से आगे बढ़ जाता है तो एक डायलॉग अक्सर बोला जाता है कि तुम्हें तो कोर्ट में देखूंगा। यानी लोगों को कहीं ना कहीं कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का कहना है कि हमारे देश में अभी भी लोग अदालतों में अपने मामले नहीं पहुंचा पाते हैं और इसके चलते उन्हें कई बार अकेले न्याय की अभाव में कष्ट सहना पड़ता है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ऐसा कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद भी जागरूकता और साधनों की कमी के चलते ज्यादातर लोग मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं और इंसाफ के लिए अदालतों तक नहीं पहुंच पाते। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में देश के हर एक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई थी, लेकिन आज देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इन मामलों को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे पहले भी जस्टिस एन.वी. रमन्ना न्यायपालिका में सुधार करने और इसकी समस्याओं पर बात कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में देश के जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के 6,10,000 कैदियों में से तकरीबन 80% विचाराधीन कैदी हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि हमारा लक्ष्य विचाराधीन कैदियों की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें उन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना चाहिए जो बिना किसी मुकदमे के बड़ी संख्या में लंबे समय तक कैद की ओर ले जाती है। सवाल उठता है कि जब हमें समस्याओं का पता है तो इन्हें दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सरकार लंबित बड़े मामलों को निपटाने के लिए क्या कर रही है? हर नागरिक तक न्याय व्यवस्था की पहुंच हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ईटी नाउ स्वदेश। तो जस्टिस रमन्ना द्वारा कही गई एक एक बात सही है, लेकिन कई सवाल भी यहाँ पर उठते हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे नागरिकों की पहुँच न्यायपालिका तक बढ़ाई जाए, उन्हें पहुँचाया जाए, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में कैसे जागरूक किया जाए, लटके पड़े मुकदमों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न्यायपालिका को मजबूत कैसे बनाया जाए। इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा और लॉयर रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। रेखा जी, आपके पास ही आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि देखिए आज भी हमारी इतनी बड़ी आबादी में एक छोटा सा ही हिस्सा है जो इंसाफ देने वाली प्रणाली तक पहुँच पाता है जब उनको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, जब वो इंसाफ चाहते हैं। जागरूकता, इसके साथ साथ आवश्यक साधनों की कमी के चलते अधिकतर लोग जो है मौन रहकर ही इस पीड़ा को सहते हैं। जब ऐसी बात देश के प्रधान न्यायाधीश कहते हैं तो इसका बहुत महत्व है। आप क्योंकि लगातार इस व्यवस्था में बनी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, कामकाज करती हैं, हमें उदाहरण के तौर पर बताएं कि ऐसा क्यों कहा गया है और इसके पीछे और कितने मतलब निकाले जा सकते हैं। देखिए, मुझे वकालत करते हुए कम से कम 35 साल पूरे हो चुके हैं और मैं जस्टिस रमन्ना की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है जो उन्होंने अपने तजुर्बे से कही है और उनके तजुर्बे के साथ मैं अपना तजुर्बा ये जोड़ सकती हूँ कि मेरे पास भी अपनी वकालत के पिछले 35-36 सालों के दौरान जब लोग आते हैं मेरे पास, जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मुवक्किल जो आते हैं, वो कोर्ट कचहरी से दूर भागना चाहते हैं और आम आदमी के जो ज़हन के अंदर जो कोर्ट कचहरी की एक जो इमेज बनी हुई है, वो ऐसी बनी हुई है कि ऐसी छवि बनी हुई है कि लगता है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पहली बात तो हमारी कोर्ट के अंदर जो हमारा लीगल सिस्टम है, जिसके अंदर ये फंडामेंटल राइट हर व्यक्ति को मिला है कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी जब तक उसको बेगुनाह अपने आप को साबित करने का मौका ना दिया जाए। तो उसको चलते-चलते उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो हर लीगल सिस्टम को जो हमारा प्रोसीजर है, किसी भी केस का फैसला करने के अंदर बहुत लंबा हो जाता है, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो। तो आम व्यक्ति की जो दिमाग में जो एक छवि बैठ गई है, वो ये है कि कोर्ट कचहरी जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जहाँ पर एक बार आप फँस गए, जैसे कहते हैं कि पुलिस से दूर रहो, अस्पताल से दूर रहो
और काले कोट वाले वकील से भी दूर रहो, क्योंकि एक बार भाई साहब अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी भर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहोगे, आपको वकील वहां से निकलने ही नहीं देंगे। ये एक आम व्यक्ति समझता है और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला रेखा कि जी, ये प्रोसीजर धारणा बहुत लंबा बनी है। कैसे? आप और बिल्कुल सही कह रही हैं रेखा जी, सफेद कोट वाले और काले कोट वाले, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। आम बोलचाल में ये बातें कही जाती हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है उसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आप पिसते रह जाएंगे और आपकी उम्र निकल जाएगी। पता नहीं आपके आने वाली जो भी नस्ल होगी उनको भी शायद वो किस्सा या वो केस जो है वो झेलना पड़ जाएगा। लेकिन ये धारणा बनी कैसे? वाकई में ऐसा होता होगा या ऐसा होता है? बहुत सारे मामले पेंडिंग है, लाखों लाखों में मामले पेंडिंग है। कहीं ना कहीं इसके पीछे तो हकीकत है जो आज हम झेल रहे हैं इस तरह की मानसिकता को। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी हमारे कोर्ट्स में इतने लंबे लंबे मामले जो है वो लंबित हैं। देखिए क्या है कि हमारे देश के अंदर जो कोई भी कोर्ट केस फाइल करने की जो फीस होती है, जिसको हम कोर्ट फीस कहते हैं, वो कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। जो कोर्ट फीस है वो भी बहुत कम होती है, और वकील को तो आप जो फीस देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं। उसके अंदर भी कहीं पर कानून में कोई रूल नहीं बना हुआ है कि आपको इतनी फीस देनी भी पड़ेगी। तो वही काम जो है कोई आम वकील जो होगा वो 5,000 में करेगा, तो कोई 50,000 में करेगा, कोई 5 लाख रुपए में करेगा, कोई 50 लाख में करेगा। तो ये हर वकील की जो अपनी जो स्टेटस होती है, उस अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से वो फीस चार्ज कर सकता है। तो इसलिए जो है, जो आम व्यक्ति जो है वो एक बार जब कोर्ट के चक्कर में पड़ जाता है, तो क्योंकि पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि कोर्ट लड़ना कोई बहुत महंगा काम नहीं है। कोर्ट फीस जो होती है वो ज्यादा नहीं होती। बाकी तो आपने जिस स्टैंडर्ड का वकील करना है, इट इज जैसे कहते हैं ना कि आप चाय पीने के लिए आप सड़क के ऊपर ढाबे पे जाना चाहते हैं या 5 स्टार होटल पे जाना चाहते हैं, मिलेगी तो आपको वही चाय। आपकी जितनी जेब अलाउ करती है, आप उसके हिसाब से पैसा खर्च सकते हैं। उसी हिसाब से वकील जिस जैसा आप चाहते हैं उसके ऊपर आप पैसा खर्च सकते हैं। और साथ साथ मैंने आपको कहा कि कोर्ट फीस भी ज्यादा नहीं होती। तो अब सबसे पहली जो होती है निचली अदालत होती है, उसके उसमें ही सालों साल लग जाते हैं। उसके बाद एक हाई कोर्ट होती है, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके आगे भी एक रिव्यू पिटिशन होती है, क्यूरेटिव पिटिशन होती है। तो इतने मौके मिलते हैं हर व्यक्ति को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, चाहे वो कसूरवार हो। उसका ज़हन जानता है, उसकी आत्मा जानती है कि वो कसूरवार है, पर फिर भी वो उसको लड़ता है, आखिरी कोर्ट तक वो लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है। उसकी वजह से जो कोर्ट के अंदर जो केसेस है वो बहुत लंबे-लंबे समय तक जो है वो चलते रहते हैं। और इसीलिए जो एक बार कोई वकील के चक्कर में फँस जाता है, मैं खुद वकील हूँ, पर मैं यहीं पर यही कहूँगी कि जो लोग हैं वो भागते हैं कोर्ट से, कोई भी कोर्ट में फँसना नहीं चाहता। और आजकल इसमें ये एक अच्छी बात ये हो गई है कि लोग जो हैं अब कोर्ट कचहरी नहीं करके फैसले के ऊपर, जिसको कहते हैं मध्यस्थता की तरफ भाग रहे हैं। और हमारे कानून के जो व्यवस्था है उसके अंदर एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी जो है वो चालू हो गया है, जिसके अंदर अब जरूरी नहीं कि आप चालू कोर्ट हुआ के है रेखा माध्यम जी, से ही लेकिन केस को कहीं ना लड़ें। कहीं अब बात जी। यहाँ पर आ गई है कि कानून व्यवस्था और इस तरह की प्रणाली पर बेजौन जी क्या लोग विश्वास रखते हैं भी कि नहीं है? वो चुपचाप मौन रहकर अगर पीड़ा को सह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगा गया है। क्या ये बात जो प्रधान न्यायाधीश ने कही है इस बात की ओर संकेत नहीं करती है बेजौन जी? बिल्कुल। इनफैक्ट हम अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों का दर्शकों को बताना चाहेंगे। 1983 से हम इस उपभोक्ता आंदोलन में जुड़े हैं, और इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एज ए कंज्यूमर, एज ए सिटीजन हमको जस्टिस नहीं मिल रहा था, हमको कोई सुन नहीं रहे थे। तो हमने पहला काम ये किए, और हम लोग सब मिलकर किए, ये है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 1985-86, उनको कन्विंस किए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होनी चाहिए, जहां पर 45 डेज में राहत मिलनी चाहिए। 45 डेज। पहले बात यह है कि डिस्प्यूट क्यों खड़ी होती है? डिस्प्यूट इसलिए खड़ी होती है क्योंकि ऑपोजिट पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कुछ डर नहीं है कानून से, तो वो ऑलवेज एक आम आदमी को कटघरे में खड़े करने के लिए बाध्य कर देता है, क्योंकि उनको मालूम है आम आदमी कटघरे के सामने आ नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास ना साधन है ना क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए हम लोग उस कानून को एज अ मॉडल लाए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, कि आपको वकील करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई फीस देने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल एक लिखित पिटीशन में आप कोर्ट के सामने आइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट, क्योंकि हम जमशेदपुर में रहते थे उस समय, बिहार वॉज वन स्टेट, झारखंड नहीं हुआ करता था। बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट
जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुरू हुआ और स्टेट कमीशन जस्टिस आर.एन. ठाकुर, हमको अभी भी याद है, वो वरांडा से सुनवाई शुरू किए अपने घर के, और उन्होंने हमको कहा कि इतना बढ़िया कानून हमारे देश में कभी नहीं बना था और हम इस पे देरी नहीं करने के लिए हम अपना वरांडा से नोटिस इशू करना शुरू करवा दिया। एंड देयर वर 3 मेंबर्स, रिनाउंड पीपल। लेकिन हुआ क्या कि होल सिस्टम बिकेम पॉलिटिकली इन्फेक्टेड। सारे लोग जो मेंबर्स, जो उनको नियुक्त किया गया था बाद में, ये लोग सब पॉलिटिकल लोग आने लग गए। पूरे मतलब जो व्यवस्था है उसको जर्जर कर दिया। लाखों केसेस आने लगे जो सबूत है। तो हम लोग ऑलवेज सरकार को कहते रहे कि ये सबूत है, सबूत देखते हुए आप सुधार लाइए। तो 2019 में चलकर मोदी जी ने सुधार लाया है। अब सुधार लाने के बाद भी एक अथॉरिटी भी बना है, लेकिन अब कोई भी आम उपभोक्ता से पूछिए कि आप कोई टैक्सी वाला धमकी दे रहा है, कोई ई कॉमर्स वाले यदि आपको सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपको आसानी से रिफंड मिल रहा है कि नहीं, आसानी से एक्सचेंज मिल रहा है कि नहीं। कितने लोग जा सकते हैं जुडिशियरी में? जुडिशियरी में कभी हम ये कह रहे हैं, जुडिशियरी में केवल उन केस को जाना चाहिए जो इंटेलेक्चुअली अप्रोप्रिएट है, जहां पर डिस्प्यूट के तहत कई आम लोगों को, लाखों लोगों को फायदा मिलेंगे। इस ढंग के केसेस जानी चाहिए, नॉट मशरूमिंग ऑफ इंडिविजुअल केसेस। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप जुडिशरी में जाइए। बिजॉन जी, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी जो डिस्प्यूट्स की बात हम कर रहे हैं, वो अधिकतर किस तरह के डिस्प्यूट्स लटके हुए हैं? आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल केसेस ही जाने चाहिए कोर्ट में, तो अब के छोटे से छोटा किस तरह का मामला हम देखते हैं कि लंबे से लंबा खिंच जाता है? फॉर एग्जाम्पल, हम आपको कह रहे हैं कि हमने एक वॉशिंग मशीन खरीदे और वो काम नहीं कर रहा है, वारंटी पीरियड में है, उसका लाइफ स्पैन है, हम उसको आफ्टर सेल सर्विस में रिपेयर करना चाहते हैं, वो रिपेयर करने से वंचित करते हैं हमको। वो कहते हैं कि नहीं, नया खरीदो, एक्सचेंज करो। क्यों आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगा हमको? क्यों नहीं वो पार्ट मिलेगा जिस पार्ट होनी चाहिए जब आप आपको बेचे हैं? क्यों नहीं हमको आप आश्वासन दिलाते हैं कि 15 साल तक एक मशीन काम करेगा? ये आश्वासन होनी चाहिए, गारंटीड होनी चाहिए। इसके लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि तो रेखा जी, यहाँ पर तो वॉशिंग मशीन की शिकायत की बात हो रही है। खबरों में तो ये भी आया है कि चेक बाउंस हो जाने तक के मामले लटके हैं, सालों सालों तक लटके हैं कोर्ट में। क्या इस तरह के केसेस की भी हम बात कर रहे हैं, जो कि उम्र निकल जाती है लोगों को, लेकिन केस नहीं सुलझता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता? बिल्कुल सही कहा। चाहे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें जिनको एक आम उपभोक्ता खरीदता है, या एक चेक बाउंसिंग की बात करें, जो किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जो चेक दिया, या तो आपका दिया हुआ चेक बाउंस कर जाएगा, या कोई किसी ने आपको चेक दिया वो बाउंस कर जाएगा। तो जो एक चेक देने का मतलब ही होता है, आप किसी को चेक देते हैं कि आप उसको एक तरह से हुंडी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आई ओ यू, मतलब मैं आप ये इस बात को स्वीकारता हूं कि मुझे आपको ये पैसे देने हैं। उसके बावजूद जो है लोग जो है बहुत ध्यान नहीं रखते हैं और जानबूझ के ऐसे चेक्स दे देते हैं जब पता है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, या जानबूझ के अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं या स्टॉप पेमेंट करवा देते हैं। तो जो पैसा आपको अपने हक से मिलना चाहिए, वो अपने खुद के पैसे के लिए भी आपको कोर्ट में लड़ना पड़ता है। तो जो चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, वो बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया। जैसे बिजॉन जी ने भी कहा कि कंज्यूमर केसेस तो है ही, पर चेक बाउंसिंग के केसेस हैं जो एक ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर आपने चेक दिया है तो आपका अगर साइन है और आपने उसको भर के दिया है, तो आप इसका मतलब आप इस बात को एडमिट करते हैं कि आपको किसी को पैसा देना है। पर उसके बावजूद भी जो है, जिसकी नीयत साफ नहीं होती, वो तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि मेरा साइन नहीं है, या मैंने इसको ये चेक दिया नहीं, मेरी चेक बुक चोरी हो गई, या जो मैंने ये सामान जो था मैंने खरीदा ही नहीं था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें करके लोगों को उलझाते हैं। पूरा मुद्दा ये है कि जब लोगों की नीयत साफ नहीं होती है, चाहे केस करने वाले की या केस को डिफेंड करने वाले की, तो वादी या प्रतिवादी दोनों की अगर में से किसी की भी एक की नीयत साफ नहीं होती, तो कोर्ट में मजबूरन केस आ जाता है। तो जो है, जो जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारा 3 लेवल्स का जो हमारा लिटिगेशन प्रोसेस होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता कोर्ट में लड़ने के लिए। जो पैसा लगता है आपको ज्यादातर वकीलों पे ही लगता है।
और कुछ वकील भी ऐसे रेखा होते जी, हैं, एक माफ धारणा करिए, मैं बनी अपनी हुई है खुद की क्योंकि लोग ये भी समझते हैं कि अगर आप किसी वकील के चक्कर में पड़ गए ना तो मतलब आपकी आधी जायदाद आपको गिरवी रखनी पड़ जाएगी, इतना बिल्कुल जो है सही। आपको लूट लिया जाता है। एक बहुत पुराना, मैं एक लाइटर वेन के अंदर एक आपको एक जोक बताऊंगी, जहां पर कहा जाता है कि एक पोता था जो अपने दफ्तर के अंदर, अब एक बेटा था जो अपने दफ्तर के अंदर आया, अब वकालत करने के बाद में उसने आके शाम को कहा कि पिताजी देखिए आज मैंने ये केस जो था खत्म कर दिया। तो पिताजी ने उसको उठा के थप्पड़ मारा और कहा कि अरे तुमने आज इस केस को खत्म कर दिया नालायक, मैंने इसी केस की वजह से तेरे को सारी उम्र में पढ़ाता रहा, क्योंकि ये तो मेरे दादा की, तुम्हारे दादा की उम्र से ये केस चल रहा था, तुम्हारे बताइए। दादा भी इस केस को कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और तुमने आज ही इस केस को खत्म कर दिया। तो ये कहा जाता है कि जो वकील जो है कई बार उलझा के रखते हैं। और जहां पर देखिए जागरूकता की अगर मैं बात करूं, तो जिसको कहते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो उस हाँ। तरीके से हमारे देश में अज्ञानता इतनी है, कुछ हद तक जो हमारे जो कानून भी बने हुए हैं वो इतने सिंपल शब्दों में नहीं लगे हैं, क्योंकि वो आखिर आ तो रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से कुछ कानून चलते आ रहे हैं। तो अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए तो ये हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा कि आपको वकील करने की भी जरूरत है। आपका ये कानूनी हक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप बिना वकील के भी केस को लड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर औसतन बुद्धि हो तो आप उस केस को लड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर सिर्फ एक कॉमन सेंस की जरूरत है। परंतु वो कानून इस तरीके से बना दिया जाता है, वो वकीलों के लिए, खुद के लिए बनाया हुआ होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग, बिल्कुल। खुद के फायदे के लिए एक वो इस तरीके का एक जैसे कहते हैं ना कि उसको एक भूत की तरह खड़ा कर देते कि अरे भैया ये तो कोर्ट का मामला है, तुम क्या समझो, तुम तो अज्ञान व्यक्ति हो। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ वकील भी जो है गुमराह कर देते हैं, कानून भी कुछ हद तक ऐसे है, लोगों की अज्ञानता खुद जो है, जो एक सिर्फ एक वकील के भरोसे जो है चाहते हैं कि भी हमारा केस जो है आगे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, अपना दिमाग नहीं लगाते कि भैया इस केस को लड़ने में हमारा कोई फायदा है भी कि नहीं। कई बार एक मूंछ का सवाल आ जाता है कि भैया हारेंगे नहीं, हम तो लड़ते ही रहेंगे जब जिंदगी भर हमको लड़ना पड़े। तो इसकी वजह से, और गरीबी जो है, गरीबी और अज्ञानता, ये जो दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, तो जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने भी कहा, जो उनका मकसद था ये स्पीच देने का, वो यही था कि इस अज्ञानता की वजह से, इस गरीबी की वजह से जो कानून में लड़ना और अपने हक को पाना, जो आपका एक फंडामेंटल राइट है, बहुत लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए क्योंकि कानून को कहीं ना सिंप्लीफाई कहीं न्याय प्रणाली जो है, कानून व्यवस्था जो है वो अप्रोचेबल नहीं लगती है। और बेजॉन जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप भी इस बात से सहमत होंगे। आप बीच में हंस भी रहे थे, शायद आपको भी कोई किस्सा याद आया जो रेखा जी ने भी सुनाया, आप बता सकते हैं हमें। और कहीं ना कहीं अप्रोचेबल नहीं लगती है न्याय व्यवस्था। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा पोजिशनिंग, ब्रांडिंग पर काम किया जाए, ताकि लोगों में, देखिए अज्ञानता और मानसिकता का तो एक मसला है ही, जागरूकता का तो एक मसला है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास पैदा करना और वकीलों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आगे बढ़कर इस बात को समझाना होगा लोगों को कि आप अपनी समस्या को लेकर आगे आ सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, और जो धारणाएं बनी हुई हैं उसमें एक तरह का बदलाव लाने की जरूरत है। बेजॉन जी। हाँ, बिल्कुल सही। यू सी, आप एक चीज जरूर एक्सेप्ट कीजिए कि वकील लोग कोई सोशल सर्विस के लिए नहीं आया है, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं। वो अपना पढ़ाई करके कमाई के लिए एक जरिया बनाकर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, और उनको आप बोलोगे कि आप मुफ्त में काम करो, वो कहां से होगा। लेकिन सरकार को सोचना होगा कि यदि इट्स एन अनफेयर फाइट, जहां पर एक कॉमन मैन जुडिशरी में जाना चाहते हैं या आप उनको कंपेल कर रहे हो जाने के लिए, तो उनको मदद मिलनी चाहिए जाने के लिए। He should be or she should be made to access the best of lawyers to fight against the opposite party. मेरा कहना यह है, नंबर 1। नंबर 2, हर चीफ जस्टिस जब टेक ओवर करते हैं, नया जब आते हैं, वो इस ढंग के मैसेजेस देते हैं हम लोगों को। हर समय 40 साल से हम सुन रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स आनी चाहिए, पेंडेंसी को घटाना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, बट जब भी वो मैसेज देते हैं तो एक डिबेट शुरू हो जाता है, एक चर्चा शुरू हो जाता है, फिर वो कहां पर हो जाता है हमको नहीं मालूम। लेकिन चीफ जस्टिस उसको एंड तक नहीं ले जाते हैं। कई रिपोर्ट्स हम आपको कहते हैं, चीफ जस्टिस ने खुद रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशंस किए हैं और उनके सामने रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई है जो डस्ट कैच कर रहा है। उस रिपोर्ट का बिल्कुल अध्ययन नहीं करते हैं, उस रिपोर्ट को लेकर बिल्कुल कोई डायरेक्टिव नहीं देते हैं गवर्नमेंट को करने के लिए। यूसी, मेरा ये कहना है कि आप सीरियसली बदलाव चाहते हो तो आपको सीरियसली कुछ काम करना होगा, आपको सीरियसली कुछ गवर्नमेंट को डायरेक्टिव देना होगा। आप यदि सीरियसली नहीं देंगे और उसको फॉलो अप नहीं करेंगे, जस्ट यू विल वांट टू सेव
बिकॉज आप बोलना चाहते हैं, आप बोल दिए, एक वाहवाही, एक ब्राउनी पॉइंट्स आप स्कोर करना चाह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब लोग जागरूक हो गए हैं और लोग अब प्रेशराइज कर रहे हैं सरकार को कि आप सुनिए, आप जो भी सीपी ग्राम आप शुरू किए हैं, जो भी आप उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू किए हैं, हर एक जगह पे हम आपको उदाहरण देना चाह रहे थे हाउसिंग में। उसी हम घर खरीद रहे हैं, हम पैसे दे चुके हैं, हम अभी रेंट भी दे रहे हैं, हमको घर भी नहीं मिला। 20 साल तक हम लोग लड़े इसको लेकर, तब चलकर रेरा आया। अभी आप खाली एक छानबीन कर लीजिए कि रेरा कैसा चल रहा है, सही बात आपको है। पता लग जाएगा कि कितने लोअर डिग्री पे रेरा अभी भी काम कर रहा है। उनका कोई सुनवाई नहीं है, लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं। अभी तो रिसेंटली एक ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि हम एज अ ऑपोजिट पार्टी हम कंज्यूमर कोर्ट्स का भी डिसीजंस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तो आप, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है सिस्टम को लेकर। आप यदि सिस्टम को लेकर रियली बदलाव चाहते हैं तो आपको नॉन वकील को रखकर एक कमेटी बनाना होगा। और कहीं ना कहीं जो पूरा बर्डन है रेखा जी कानून व्यवस्था पर फिलहाल जो पेंडिंग केसेस हैं और बाकी तमाम चीजें, उसको भी कम करने को लेकर कोई कवायद शुरू करनी चाहिए। कैसे सुधारा जाए इस सिस्टम को? फिर देखिए, आप म्यूट हो गई हैं शायद, आप म्यूट हो गई हैं शायद। पड़ेगा, पर उसके बावजूद जो है वो केस खत्म नहीं होता है 45 दिन के अंदर। तो मैं इसमें यही सलाह दे सकती हूँ कि सरकार को हर केस को खत्म करने के लिए एक सीमा अवधि बनानी चाहिए। और अगर कोई भी वकील जो है केस के अंदर एडजर्नमेंट चाहता है और चाहता है कि सिर्फ एक, आपने जो वो पिक्चर का जो एक डायलॉग है सनी देओल की पिक्चर का कि कोर्ट में आखिर मिलता क्या है, सिर्फ तारीख पे तारीख, तो वो जो एक डायलॉग है वो अभी तक एक्चुअली हकीकत के अंदर लोग यही समझते हैं कि कोर्ट में सिर्फ तारीख ही मिलती है। तो ये जो तारीख मिलने की वजह से जो हमारी जो छवि जो है धूमिल हो गई है कानून व्यवस्था की, उसके ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। और कोई भी वकील जो है बेकार के अंदर बेवजह से कोई डेट मांगता है और अपना केस को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके ऊपर कोर्ट को सख्ती से आना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए। और नहीं, लेकिन रेखा जी इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस आनी जरूरी होंगी ना, या ये ऑलरेडी गाइडलाइंस है जिसका पालन नहीं किया जाता है वकीलों द्वारा? जी, तो अगर जो जजेस जो है वो खुद भी इसके मामले में थोड़े से सख्त हो जाएं, वकील भी जागरूक हो जाए कि सिर्फ हमारा काम तारीखें लेना नहीं है और सिर्फ अपनी पॉकेट भरना नहीं है, एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, समाज की तरफ भी जो एक हमारी जिम्मेदारी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कह सकती हूँ कि सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जहां पर जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आम व्यक्ति कोर्ट के बारे में जाना नहीं चाहता है और चुपचाप उसको सहता है क्योंकि उसको लगता है कि कोर्ट में जाना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पर मैं एक सरकार की एक दाद जरूर दूंगी कि जहां पर उन्होंने फ्री कानून सेवा जो है हर व्यक्ति को दी गई है। महिलाओं को तो चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति किसी भी उम्र की जो महिला है, किसी भी आर्थिक स्टेटस को बिलोंग करती है, उसको 100% फ्री लीगल एड मिलती है। और जो पुरुष हैं उनको भी लीगल एड मिलती है, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके इनकम टैक्स के स्टेटस के हिसाब से उनको लीगल एड मिलती है कि जिसको कहते हैं या तो पूरी की पूरी लीगल एड मिलेगी, सरकार के खर्चे के ऊपर आपको वकील मिलेगा, या अगर आप कुछ कमाते हैं तो उसके हिसाब से आपको 50% या 25% जो है आपको सरकारी खर्च के ऊपर आपको वकील मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन इतनी खराब है, तो ऐसा भी लोगों नहीं को भी है। कहीं ना कहीं जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। बिरजान जी कुछ कह रहे थे? नहीं, हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि व्यवस्था कई है लेकिन व्यवस्था जर्जर है। आज हम कई लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि हम फ्री लीगल एड के पास गए, हमको कोई सुनवाई नहीं, हमको कोई डायरेक्शन नहीं। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है कौन गलत है, हम ये कह रहे हैं कि जिनके लिए जो बेनिफिशियरीज हैं वो बेनिफिशियरीज उस सेवा तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनको मदद मिल रहा है कि नहीं, वो फ्रेंडली है कि नहीं, इसका जांच होनी चाहिए, इनका सर्वेलेंस होनी चाहिए। जो नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपया खर्चा होता है ये सब सेवा के लिए, मुफ्त सेवा देने के लिए, लेकिन वहां फिर इन्फ्लुएंस शुरू हो जाते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल है, जो जानते हैं लोगों को, उनको मिल जाता है, जो इन्फ्लुएंशियल नहीं है उनको नहीं मिलता है। डिस्क्रिमिनेटरी होता है, बायस्ड होते हैं, फ्रेंडली नहीं है,
ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि रातों रात बदल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 40 साल में कुछ तो बदलाव होनी चाहिए। लेकिन हम तो 40 साल में वो बदलाव नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये सही कब कहा। होगा? ये कब होगा, कैसे होगा, किस ढंग से होगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए और सरप्राइज विजिट्स होनी चाहिए। ये एज अ डेकॉय सिटीजन, क्या इतनी सख्ती की जा सकती है रेखा जी? यहाँ पर कुछ हद तक मैं बिजॉन जी की बात से एग्री नहीं करती कि जो लीगल एड है वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, आम व्यक्ति को सेवाएं नहीं मिलती। हाँ, हो सकता है कि कुछ मछलियां जो है, खराब मछलियां पूरे तालाब को दूषित कर देती हैं, तो बिल्कुल। कुछ वकील ऐसे हो सकते हैं कि जो लीगल एड के पैनल के ऊपर हैं, पर वो सही तरीके से अपने काम को पूरा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। परंतु मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि जो हमारे देश के अंदर जो लीगल एड के जो पैनल्स बनाए जाते नहीं, हैं हम वो ये भी नहीं बहुत बोल ही रहे। एक्सक्यूज मी जी, मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है। जी बिजॉन जी। आई लाइक टू बी करेक्टेड। हम मैं ये नहीं यहाँ बोल पर ये रहे कहना कि चाहूंगी कि लीगल एड के बारे में हर व्यक्ति को मालूम भी नहीं है कि लीगल सही एड जो कह है रहे हैं आपको आप। हाँ। मिलती है। तो इसके बारे में भी जागरूकता आम व्यक्ति को होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको, आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप वकील को नहीं कर सकते। और जो लोग जेल में है, मैं यहाँ पर जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो लोग, गरीब लोग जो जेल के अंदर हैं, स्पेशली जो क्रिमिनल केसेस के अंदर, फौजदारी के मुकदमों के अंदर इतने सालों तक बंद है और उनके पास अभी तक वकील करने के पैसा नहीं है या समझदारी नहीं है कि कैसे वकील के पास जाएं, तो जो लीगल एड अथॉरिटीज हमारी देश की हैं, वो खुद वहां पर वकीलों को भेजती हैं और वहां पे जो वकील हैं बिल्कुल 100% फ्री सेवा करते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग वकील नहीं अफोर्ड कर पा सके और जेल के अंदर है। तो सिचुएशन बिल्कुल। खराब जरूर है, मैं इस बात को मानती हूँ कि लाखों केसेस अभी कोर्ट्स के अंदर लंबित है, उनका फैसला कब होगा मालूम नहीं। कुछ वकील भी हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते और जो लेकिन बिल्कुल कुल मिलाकर, लेकिन रेखा जी हम ये तो कह सकते हैं कि आम आदमी के पहुंच के बाहर नहीं है न्यायपालिका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, न्याय व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है, ठोस कदमों की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही ज़रूरत है हर शख्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने की और इस समझ को बढ़ाने की कि न्यायपालिका आपके लिए है और आपकी हर तरह की गुहार सुनने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।